बारिश की बूंदें जब जमीन पर गिरे, हर बूंद में सजे सपनों के घिरे। इस मौसम की मिठास दिल को भाए और हर बार जीवन में एक नई उमंग जगाए। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। जीवन में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, लेकिन जो इंसान धीरज रख सकता है वही अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ प्राप्त भी कर सकता है। जहां प्रयासों की ऊंचाई अधिक होती है, वहीं पर सपनों तक पहुंचने का मौका भी अधिक होता है। ऐसे में भाग्य को व्यक्ति के सामने झुकना ही पड़ता है, लेकिन इसके लिए अनिवार्य है कि समय चाहे जैसा भी हो, निरंतर प्रयास करते रहें और जीवन में गतिमान रहें, क्योंकि यही गति आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक और उपयोगी होती है। समय का ज्ञान आवश्यक है और आइए इसके लिए देख लेते हैं आज का पंचांग और जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि, सोमवार, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। प्रयास अर्थात प्रयत्न करना ही सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है। प्रयास किए बिना किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। इसीलिए आवश्यक है कि दूसरों की नकारात्मक बातों के विषय में समय नष्ट करने से अच्छा है और उन पर चिंतन करने से बेहतर है कि आत्मचिंतन किया जाए और अपने मन और बुद्धि को अपनी प्रगति में लगाया जाए, क्योंकि मन चंचल है, इधर उधर भागता रहता है। इसलिए स्वयं में सकारात्मकता बनाए रखना और साथ ही अपने आप को प्रेरित रखने के लिए सकारात्मक विचार सुनना और देखना उपयोगी होता है और इन्हें जीवन में धारण करना ही जीवन में प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। द्वौ क्रमौ चित्तनाशस्य योगो ज्ञानं मुनीश्वर योगस्तद्वृत्तिरोधो हि ज्ञानं सम्यग् वीक्षणम्। चित्त की चंचलता को नष्ट करने के दो प्रमुख मार्ग हैं, योग और ज्ञान। जहां ज्ञान वस्तु के तत्व को यथार्थ रूप में देखना है, वहीं योग चित्त की वृत्तियों का शमन करना है। There are two main ways to destroy the restlessness of the mind: yoga and knowledge. Where knowledge is to see the essence of the object in its true form, yoga is to suppress the instincts of the mind. अंतरिक्ष और अंतरिक्ष विज्ञान यानी खगोल विज्ञान के प्रति साधारण मानव ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी सदैव से ही आकर्षित रहे हैं। हाल ही में शुभांशु शुक्ल की अंतरिक्ष यात्रा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर आयोजित विशेष कार्यक्रम और इनके अतिरिक्त भावी गगनयान अभियान के आलोक में इसी अंतरिक्ष के प्रति जनमानस के विशेष जुड़ाव को भी हम समझ सकते हैं। ऐसे में भारतीय ज्ञान परंपरा के गौरव स्वरूप खगोल विज्ञान जो उन्नत है, साथ ही आधुनिक खगोल विज्ञान, इनके बीच समन्वय दृष्टि की आवश्यकता के विषय में आइए देख लेते हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र की ये विशेष रिपोर्ट। साधारण रूप से धरातल से ऊपर और ऊपर खुला आसमान या जो कुछ भी मुक्त स्थान विशेष होता है, उसे हम अंतरिक्ष इस नाम से जानते और पहचानते रहे हैं। यहाँ ही पृथ्वी के अतिरिक्त भी ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों व उपग्रहों की अवस्थिति होती है, यह भी सर्वविदित ही है।
इन्हीं ग्रहों, उपग्रहों या सूर्य, चंद्र आदि ताराओं, नक्षत्र समूहों की अंतरिक्षगत अवस्थिति ने निस्संदेह न केवल प्राचीन काल के संस्कृत वाङ्मयस्थ ज्ञान व विज्ञान के संसार को ही, बल्कि उन्नत, विकसित और अत्यंत समृद्ध से प्रतीत हो रहे आधुनिक विज्ञान जगत को भी चमत्कृत, आह्लादित और रहस्यपरकता के साथ आकर्षित करने का काम किया है। पर जब कई आधुनिक विज्ञान प्रेमियों के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या प्राचीन भारतीय वाङ्मय पंच तत्वों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण व विस्तृत अंतरिक्ष की रहस्यपरकता के संबंध में भी विचार विमर्श करते हैं, तब वेद वेदांगों से अन्वित भारतीय ज्ञान परंपरा के अद्भुत खगोलीय वैभव की महिमा से भला अब कौन अपरिचित होगा। भोज्यम यथा सर्वरसम विनाज्यम, राज्यम यथा राज विवर्जितम च, सभा न भाति व सुवक्त्रहीना, गोला न भिज्ञो गणकस्तथात्र। सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों में भी कहा गया है, सर्वत्रैव मही गोले, सर्वत्रैव मही गोले, स्वस्थानम उपरि स्थितम, मन्यन्ते खेयतो गोलस, तस्य क्व ऊर्ध्वम क्व वादः। अर्थात पृथ्वी पर कुछ लोग अपनी जगह को सबसे ऊपर मानते हैं, लेकिन ये गोलाकार पृथ्वी तो आकाश में स्थित है, उसमें ऊपर और नीचे क्या हो सकता है, ये उस समय लिखा गया था। वस्तुतः खगोल विज्ञान के तत्वों व अन्य कई तथ्यों का निरूपण तथा वर्णन वेदांगों में प्रमुख स्थान रखने वाले गणनापरक ज्योतिष शास्त्र में प्राचीन वैज्ञानिकों द्वारा रचित अनेक शास्त्रीय ग्रंथों में हमें प्राप्त होता है। प्राचीन काल से ही गणित और खगोल विज्ञान का यह मंजुल सन्निवेश निश्चित रूप से आधुनिक वैज्ञानिकों को भी आश्चर्यचकित, आकर्षित तथा समग्रता से अंतरिक्ष के रहस्यों का पता लगाने के लिए प्रेरित करता रहा है। The very first book which I come across in Sanskrit, which talks about the domain which I am familiar with, is the Surya Siddhanta. Many of you would have known about this book. And this is the book specifically talks about the solar system, the sun, the planets, and how the planets move around the sun, the periodicity of this movement, the time scales which are involved, the size of this, the whole structure, even the size of the earth. Even to think that your earth is a sphere, it has a diameter, it has a circumference. I think all these thoughts that happened there that time, it didn't stay here. It traveled all the way through the Arabic travelers. It went to Europe, and thousands of years later, the knowledge came back to us in the form of discovery by the great scientists of the Western world. Though it was all found out here, it was written down in this language. निस्संदेह आधुनिक भारतीय वैज्ञानिक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ जुड़कर अंतरिक्ष में भारत की प्रतिष्ठा को और चार चांद लगा रहे हैं। इसके प्रत्यक्ष प्रमाणों में से एक भारत का तीसरा चंद्रयान अभियान है, जहां विक्रम और प्रज्ञान का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय तल पर सफल अवतरण न केवल भारतीय दृष्टि से बल्कि वैश्विक रूप में भी अत्यंत विशिष्ट सिद्ध हुआ। और भला यह कौन भूल सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्नत भारतीय ज्ञान परंपरा व उत्कृष्ट संस्कृति के प्रति कृतज्ञता को दर्शाने हेतु विक्रम, जहां अंततः चंद्रमा पर उतरा था, उस स्थान का नाम रखा था शिव शक्ति। सफल और अत्यंत प्रसिद्ध तृतीय चंद्रयान अभियान के अतिरिक्त हाल के ही प्रथम सौर अभियान आदित्य L1 और गगनयान द्वितीय मंगलयान व शुक्रयान सरीखे अंतरिक्षगत अन्य कई भावी अभियानों की श्रृंखलाओं द्वारा अवश्य ही यह सभी भारतीयों की इच्छा है कि आधुनिक विज्ञान के नजरिए से अंतरिक्ष के रहस्यों के तथ्य परत दर परत उद्घाटित हों और प्राचीन काल से संरक्षित ज्ञान की निधि युगानुरूप होकर और भी परिष्कृत स्वरूप में सिद्ध हों, ताकि भारतीय विज्ञान की महिमा संपूर्ण विश्व में प्रसारित हो सके। नारायण दत्त मिश्र, डीडी न्यूज। जीवन हो या
ब्रह्मांड, इसमें अनेक रहस्य छिपे हुए हैं और अगर हम इन रहस्यों तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि प्रयत्नशील रहें और जीवन में संघर्ष करते रहें, क्योंकि संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है। जो इसे स्वीकारता है वही अपना जीवन संवारता है। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। पुलाव नहीं, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। तेरी ये स्पोर्ट्स कार 2 सीटर है ना? सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। आरबीआई कहता है, करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बरसात का मौसम है। देश के कई भागों में भारी बारिश हो रही है। बारिश के मौसम में कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जगह जगह पानी इकट्ठा होने के कारण मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल स्थिति बन जाती है और इसीलिए इस मौसम में मच्छरों से होने वाली बीमारियां यानी वेक्टर बोर्न डिजीजेस की संभावना भी रहती है। आइए समझ लेते हैं कि किस तरह से मच्छरों को पनपने से रोका जा सकता है और कैसे किया जा सकता है इन बीमारियों से बचाव। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और जापानी बुखार, ये ऐसी बीमारियां हैं जो मच्छर के काटने से होती हैं। बरसात के मौसम में मच्छरों से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बारिश के कारण जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है। साथ ही वातावरण में आर्द्रता का स्तर अधिक होने से मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल स्थिति बन जाती है। बरसात के मौसम में तो आम है ही वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। बरसात खत्म होने के बाद तक 2 या 3 महीने बाद तक भी हमें बहुत केसेस वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के देखने को मिलते रहते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब बरसात खत्म हो जाती है तो जगह जगह पर पानी का भराव हो जाता है और जब वो पानी का भराव हो जाता है तो उसमें मस्किटो की ब्रीडिंग चलती रहती है। अनप्रेसिडेंटेड रेन्स हो रही हैं हर जगह। ये वेक्टर बॉर्न जो डिजीजेज हैं जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये हमको नवंबर दिसंबर तक भी केसेस आते रहते हैं और ये देखने को मिलते रहते हैं। तो जगह जगह जो कूड़ा इकट्ठा है या नालियाँ ब्लॉक्ड हैं या जहाँ पे भी पानी का जमाव हो रहा है तो गंदे पानी के जमाव में आपके मलेरिया के मच्छर पनपते हैं और क्यूलेक्स मच्छर, जिससे कि आपकी लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस है या जापानीज एनकेफेलाइटिस है, ऐसी बीमारियां होती हैं। और साफ पानी का जो भराव होता है उसमें डेंगू, चिकनगुनिया के मच्छर पनपते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना कि पानी जैसा भी हो, अगर वो जमाव हो रहा है, भरा हुआ पानी है, तो वो आपको वेक्टर बॉर्न डिजीजेस से रिस्क में डाल सकता है। पानी जमा हो जाए तो मच्छर उत्पन्न होने लगते हैं। डेंगू के मच्छर घर के अंदर साफ जमा हुए पानी में पनपते हैं, वहीं मलेरिया के मच्छर गंदे पानी में पैदा होते हैं। इस मौसम में अधिकतर बीमारियों के फैलने का कारण मच्छर ही होते हैं। मच्छर जब संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो वायरस मच्छर के शरीर में पहुंच जाता है और मच्छर संक्रमित हो जाता है। संक्रमित मच्छर जब स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वो वायरस उस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। संक्रमित मच्छर के काटने के बाद कुछ ही दिनों में व्यक्ति में बीमारी के लक्षण नजर आने लगते हैं। व्यक्ति को बुखार और उसके साथ कुछ अन्य लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। आपको लगता है कि आपके घर में या आसपास में मच्छर है या मच्छर के काटने से कोई बुखार है, पहले तो ये देखें कि वो बुखार किस तरह का है। अगर वो बुखार बहुत तेज बुखार है और आपको आंखों के चारों तरफ हो रहा है, जिसे हम रेट्रो ऑर्बिटल पेन कहते हैं, नोजिया हो रहा है, साथ में वॉमिटिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में आप अस्पताल जाके अपनी जांच करा सकते हैं। और जो डेंगू का वायरस है वो फर्स्ट 5 डेज में, जो एक्यूट फेज जिसे कहा जाता है, उसमें उसका चेक होके उसको हम पकड़ सकते हैं। लेकिन इससे भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी में प्लेटलेट फॉल होगा, क्योंकि बहुत लोग डरते हैं कि हमारे प्लेटलेट्स गिर जाएंगे तो हम शायद इससे हमें कोई फ़र्क पड़ेगा या हमारी सिवियरिटी बढ़ जाएगी। पर उसका एक सीरियल चेक कराना ज़रूरी है, लेकिन बहुत पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है और हर किसी को अस्पताल में भर्ती भी होने की ज़रूरत नहीं है।
कुछ डेंजर साइंस हैं, जैसे अगर आपका बुखार ठीक हो गया है 6 से 7 दिन में, तो ये वायरस आपके बदन से 7 दिन के अंदर अंदर चले जाता है। मलेरिया में खास के हमने ये देखा है कि लोग जब बुखार होता है और डिलेड ट्रीटमेंट की वजह से सिवियरिटी बढ़ जाती है। तो ज़रूरी ये है कि आप मलेरिया का जैसे ही जांच हो और पता लगे कि आपको मलेरिया है, तो डॉक्टर की लिखी हुई दवाइयों को पूरा लेना है। जैसे 14 दिन की दवाई पी वाइवैक्स में और 3 दिन की दवाई हमको पी फैल्सिपेरम में है, तो वो कंप्लीट ट्रीटमेंट करना है, बीच में इलाज नहीं छोड़ना है। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के अधिकतर मामलों में व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इनका सही प्रबंधन करना जरूरी होता है। बुखार के दौरान और उसके बाद आराम करना, आहार पर ध्यान देना और तरल पदार्थ पर्याप्त मात्रा में लेना जरूरी होता है। इनसे बचाव के लिए तो सबसे ज़रूरी यही है कि हमें सफाई रखनी है। अपने घर के आसपास, खास करके घर के अंदर, कमरों के अंदर ये ध्यान दें कि फ्लावर पॉट्स हों या कहीं पर भी कोई वाटर का कलेक्शन हो। आजकल लोगों को इंडोर फाउंटेन्स का भी शौक है, वो लगा लेते हैं। उसके अंदर में भी देखा गया है कि ब्रीडिंग मिलती है। इसके साथ ही जो बाहर गार्डन्स हैं, जो गमलों के नीचे की प्लेट्स होती हैं या कुछ ऑर्नामेंटल गमले होते हैं, उनके अंदर में पानी भरा रह जाता है। हफ्ते भर के अंदर ये मच्छर ब्रीड करता है, खास करके एडीज का मच्छर, और ये ब्रीड करके कूलर्स हैं इनमें भी ब्रीड करता है। और खास के वाटर टैंक्स हैं, जो छत के ऊपर वाटर टैंक्स होते हैं, उनके अंदर भी ब्रीडिंग होती है। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है और बाकी जो आपका एनोफिलीज मस्किटो है जो मलेरिया फैलाता है, वो शाम के वक्त काटता है या रात में काटता है। तो जालियाँ सारी बंद रखें और अपने पूरी बाह के कपड़े पहने ज़रूर से। साथ ही जो है बच्चे जैसे बाहर खेलने जा रहे हैं या घर में पढ़ रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, तो ज़रूर ध्यान रखें कि उनको भी पैर उनके ढके हुए होने चाहिए, ताकि मच्छर जो है वो दिन के टाइम में उन्हें ना काट सके। रात में हो सके तो, जहाँ तक हो सके तो मच्छरदानी के अंदर ही सोएं। मच्छरों से सावधान रहें। जरूरी है कि मच्छरदानी का प्रयोग करें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। साथ ही अपने घर के अंदर और आसपास पानी जमा न होने दें, जिससे मच्छरों को पनपने से रोका जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। छोटी छोटी सावधानियां हैं जिनका पालन करके आप इस मौसम में मच्छरों से अपना बचाव कर सकते हैं। स्वस्थ जीवन के लिए योग का विशेष महत्व है। बरसात का मौसम है और ऐसे में वात दोष असंतुलित हो जाता है और वात से संबंधित समस्याएं बढ़ जाती हैं। बहुत से लोगों को जोड़ों में दर्द और विशेष तौर पर घुटनों में दर्द की समस्या परेशान करती है। आइए देख लेते हैं कुछ योगासन जो इस समस्या के लिए आपके लिए लाभ पहुंचा सकते हैं, उपयोगी हैं। घुटनों का दर्द जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, पहले एक आयु के बाद घुटनों का दर्द आरंभ होता था। अब तो यंगस्टर्स में घुटनों के दर्द की समस्या होने लगी है और कारण बहुत सरल है। कारण ये है कि जिस अंग का प्रयोग करना बंद कर देते हैं, धीरे धीरे वो अंग ही गायब होने लगता है। जैसे अब घुटने खत्म होने लगे हैं, फिर कंधे खत्म होने लगेंगे। हमने अपने जॉइंट से काम लेना बंद कर दिया है। पहले हम उखड़ू बैठते थे, किचन भी हमारी धरती पे होती थी, कपड़े धोने के लिए भी धरती पे बैठना होता था और योगाभ्यास करने के लिए तो बैठते ही बैठते थे। अब तो पूजा घरों में भी चौकियां लग गई हैं घर के अंदर और मनुष्य ने जमीन पर बैठना बिल्कुल बंद कर दिया है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने घुटनों को स्वस्थ रखने के लिए भारत योग की पवन मुक्त गतियों का अभ्यास अवश्य करें। बहुत सरल सा अभ्यास प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। 2-3 चीजें इस अभ्यास को करने से पहले समझ लीजिए। वो ये कि हमारे जब घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है तो हम एकदम घुटने को एक्टिविटी देना बंद कर देते हैं। हमारे दिमाग में आ जाता है अब तो मेरे को घुटने में दर्द हो गया है, मैं कुछ घुटना हिलाऊं ही नहीं या जमीन पे बैठूं ही नहीं। ऐसा नहीं करना। शरीर को सताना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है। तो जितनी आपकी शरीर की क्षमता अनुसार आप बैठ सकते हैं तो जरूर बैठे। जमीन पर जरूर बैठे, चौकड़ी मार के जरूर बैठे, जितना इजीली बैठ सकते हैं। यानी घुटनों का प्रयोग अवश्य करें। दूसरा चीज जो अभ्यास में आपको लेना है, बहुत सरल सी पवन मुक्त गतियां हैं और इन भारत योग की पवन मुक्त गतियों से हजारों लाखों लोगों ने अपने घुटनों का दर्द ठीक किया है। तो सबसे पहले आप दाएं पैर को ऐसे फोल्ड करेंगे, फिंगर्स को इस तरह से इंटरलॉक करके जंघा के नीचे, कमर को सीधा रखना है। अगर कमर में दर्द है तो आप इनको लेट करके भी कर सकते हैं। पूरा खोलना घुटने को, फिर से बेंड कर लेना, खोलना, बेंड कर लेना। ऐसा आप 10 बार रिपीट करें दाएं पैर से, फिर इसी को हम बाएं पैर से 10 बार रिपीट करते हैं। जितना आपकी क्षमता है, जरूरी नहीं हमको एकदम बिल्कुल पूरा खोल लेना है या पूरा ही बेंड करना है। जितना मूवमेंट हो रहा है उससे आरंभ कर दीजिए। जब 10-10 बार दोनों तरफ से कर लें तो दूसरे अभ्यास में चक्राकार मूवमेंट देना है हमको।
एक बड़ा चक्र बनाना है जंघा से नीचे, यानी घुटने से लेकर के पंजे तक का जो पैर है उससे 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह से हम इसे दूसरे पैर से दोहराते हैं। बहुत फास्ट मूवमेंट नहीं करना, जितना स्लो मूवमेंट करेंगे उतना इफेक्टिव मूवमेंट होगा। और जैसा हमने कहा कि अगर कमर में दर्द है तो आप इसको लेट करके भी कर सकते हैं। फिर इस तरह से पैरों को खोलना। अंतिम अभ्यास में इस तरह से घुटनों को मूवमेंट देना है। बहुत जोर जोर से ठोकना पीटना नहीं है, पर इतना मूवमेंट तो दे कि कम से कम आपको इफेक्ट पता लगे कि हाँ कुछ हो रहा है। और लास्ट में पंजों से पैरों को नीचे खींचना, फिर पंजों को अपनी तरफ खींचना, पंजों से नीचे खींचना, पंजों से अपनी तरफ खींचना, पंजों से नीचे खींचना, पंजों से अपनी तरफ खींचना। गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ देना, शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स कर देना। ये सरल सा अभ्यास आप प्रतिदिन करें। इसी के साथ साथ आप तिल के तेल से अपने घुटनों पर एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज मसाज रात को दें और उसको लगा रहने दें। सुबह जब आप नहाएंगे तो वो अपने आप साफ हो जाएगा। सूर्य की किरणों में अपने घुटनों को एक्सपोज करके जरूर रखें, यानी सनलाइट आपके घुटनों पर पड़नी चाहिए। ये सरल सा काम करें। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्ते। जीवन भी सभी के पास है और समय भी, लेकिन हम इसके साथ करते क्या हैं, इसी से अंतर पड़ता है कि जीवन में हम क्या प्राप्त करते हैं और कहां पहुंचते हैं। इसी का ज्ञान होना जीवन में परिवर्तन लाता है। भाषा के ज्ञान के लिए संस्कृत भाषा की अगर बात की जाए, जो हमारी संस्कृति की पहचान है, संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में और जान लेते हैं कि आज क्या बता रहे हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर गवीश द्विवेदी। मित्राणि नमो नमः। संस्कृतपाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत कक्षा में आज हम अभ्यास करेंगे मम, भवतः और भवत्याः इन पदों का। हमने पिछली कक्षा में इन पदों के प्रयोगों को सीखा था। मित्रों आप ध्यान करिए, हमने सीखा था मम का अर्थ मेरा, भवतः और भवत्या का अर्थ है आपका, पर पुल्लिंग में भवतः एवं स्त्रीलिंग में भवत्याः का प्रयोग हमें करना है। अब मैं आपको कुछ शब्द बताऊंगा जिनके साथ मम, भवतः और भवत्याः का प्रयोग करते हुए हम साथ मिलकर अभ्यास करेंगे। आपकी सुविधा के लिए हम स्क्रीन पर आपको यह वाक्य दिखा भी रहे हैं। पहला पद है देशः। अब देशः इस पद के साथ मम, भवतः और भवत्याः का प्रयोग कर पीछे पीछे मेरे साथ बोलिए। देश के साथ जब हम ये पद प्रयोग करेंगे तो पहला वाक्य बनेगा मम देशः अर्थात मेरा देश। भवतः देशः अर्थात आपका देश। भवत्याः देशः अर्थात आपका देश। भवतः इसका प्रयोग पुल्लिंग को उद्देश्य करके और भवत्याः इस पद का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए होगा, यह हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार पद है राज्यम अर्थात राज्य, स्टेट। मम राज्यम मेरा राज्य, भवतः राज्यम आपका राज्य और भवत्याः राज्यम आपका राज्य यानी आपका स्टेट। ग्रामः मम ग्रामः, मम ग्रामः, भवतः ग्रामः, भवत्याः ग्रामः। कुंचिका अर्थात चाबी, की। मम कुंचिका, भवतः कुंचिका, भवत्याः कुंचिका। स्यूतः अर्थात थैला, बैग। मम स्यूतः, भवतः स्यूतः, भवत्याः स्यूतः। पत्रिका, मैगजीन। मम पत्रिका, भवतः पत्रिका, भवत्याः पत्रिका। धनम पैसा, मनी। मम धनम, भवतः धनम, भवत्याः धनम। भगिनी अर्थात बहन, सिस्टर। मम भगिनी अर्थात मेरी बहन, भवतः भगिनी अर्थात आपकी बहन, भवत्याः भगिनी अर्थात आपकी बहन। यहाँ भवत्याः पद स्त्रीलिंग में हमने प्रयुक्त किया है, यह आपको फिर से एक बार हम बता रहे हैं। आसन्दः अर्थात चेयर। मम आसन्दः, भवतः आसन्दः,
भवत्याः आसन्दः। मित्रों, इसी प्रकार गृहम, नगरम, ग्रंथः, मित्रम, माता, पिता, आप जितने चाहें उतने वाक्य बना सकते हैं। शर्त एक ही है कि आपको इनका अभ्यास बोल बोल कर करना है। भाषा क्योंकि बोलकर ही आती है, केवल समझ लेने से आप भाषा जानते हैं यह समझना उचित नहीं है। अतः यदि आप सच में संस्कृत भाषा सीखना चाहते हैं तो प्रतिदिन 10 मिनट इसे बोलने का संकल्प लेकर ऐसे छोटे छोटे वाक्यों से आप संस्कृत सीखने की यात्रा आरंभ करिए। कोई सहायता या सहयोग की अपेक्षा हो तो आप सोशल मीडिया, विशेष रूप से X इत्यादि पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अस्तु, अभ्यास के क्रम में आज यहीं लेते हैं विश्राम। नए पाठ के साथ होंगे उपस्थित, तब तक के लिए नमो नमः। अभ्यास और प्रयास, इन्हीं से ही कार्य सिद्ध होते हैं। जीवन में सफलता और असफलता तो लगी रहती है, लेकिन जो लोग असफल होने के बाद भी प्रयास करते रहते हैं वो एक दिन अवश्य ही सफल होते हैं। लेकिन जो लोग प्रयास ही नहीं करते वो सदा ही असफल रहते हैं। ये क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, ये सोचकर अपने प्रयास को ना रोकें और ना ही इसके ऊपर अपनी सोच व्यर्थ करें, क्योंकि इससे ऊपर उठकर जब कुछ सोचेंगे तभी आप जीवन में प्रगति कर पाएंगे, अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे और आपकी जिंदगी सुकून का दूसरा नाम बन जाएगी। परिणाम की परवाह न करें, क्योंकि प्रयासों का अपना अलग ही मजा है। जहां पर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, वहां पर एक कार्य अवश्य करिए और वो है प्रयास। प्रयास यानी कोशिश, जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। आवश्यकता है तो आगे बढ़ते रहने की, निरंतर प्रयास करते रहने की और इसके लिए दृढ़ संकल्प रखने की। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।